नाइन्थ हिस्ट्री में चैप्टर तीसरा हमारा फ्रांस की क्रांति। इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला सवाल, फ्रांस की राज क्रांति किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1789। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी आपका। इसके बाद देखिए दूसरा, बोस्टिल का पतन कब हुआ? ये एक जेल है, कारागाह है, ठीक है, इसे तोड़ दिया गया। तो बोस्टिल का पतन जो हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, और इसी दिन फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है 14 जुलाई। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बोस्टिल जो है एक कारागाह है, और इस तिथि को यानी 14 जुलाई को फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया और इस दिन इसका पतन भी हुआ। समझ गए? आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा सवाल, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? फ्रांस के समाज को 3 खंडों में बांटा गया, जिसमें प्रथम स्टेट को, जिसमें पादरी लोग आते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। पांचवा देखिए, तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तो आइए, तो तृतीय स्टेट में दार्शनिक आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और इन्हें दार्शनिक कहा गया है। टोटल कुल मिलाकर ये रहा। 6 नंबर देखिए, वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर देखिए लेखक था। क्या था? लेखक था। रूसो हो गया, वोल्टेयर हो गया। 7वां देखिए, रूसो किस सिद्धांत का समर्थन था? यानी वो समर्थन करने वाला था, किस सिद्धांत को वो मानता था? तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, रूसो ने एक पुस्तक लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध थी, सामाजिक संविदा। ठीक है, और उन्होंने जनतंत्र का समर्थन किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए वो जनता का समर्थन था। ठीक है, जनता को समर्थन करने वाला था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 8वां देखिए, मॉन्टेक्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? उस पुस्तक का नाम हमें बताना है। तो यह है मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक लिखी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। 9 नंबर देखिए, फ्रांस की राज क्रांति के समय जब फ्रांस में राज क्रांति हुई तो उस समय राजा कौन था फ्रांस का? तो लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10वां है, फ्रांस में स्वतंत्रता कब मनाया जाता है? जिस दिन बोस्टिल का पतन हुआ उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला है, लुई 16वां जो है सन डैश ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। तो हमें क्या भरना है? तो लुई 16वां जो है 1774 में फ्रांस की गद्दी पे बैठा, आपको भरना है 1774। दूसरा देखिए, डैश लुई 16वां की पत्नी थी, तो उस पत्नी का क्या नाम था लुई 16वां की? मेरी एंटोनेट। ठीक है, ये आपको भर लेना है। इसके बाद तीसरा, फ्रांस की संसदीय संस्था को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्टेट जनरल कहा जाता है, फ्रांस की संसदीय संस्था को। चौथा देखिए, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को डैश कहा जाता था। तो 4 नंबर हमें भरना है, टैक्स फार्मर उसे कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्या है, 5वां, डैश के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेक्यू ने की। तो 5 में हमें भरना है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना किसने की? वो मॉन्टेक्यू ने की। 6 नंबर, डैश की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। तो सामाजिक संविदा किसने लिखा? तो वो रूसो ने लिखा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है 7 नंबर, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली में डैश की घोषणा थी। तो क्या हुई? तो 8 नंबर हमें लिखना है, मानव तथा नागरिकों के अधिकार की घोषणा हुई। 8वां, जोकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता डैश था। कौन था? जोकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था, आपको लिखना है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 9 नंबर देखिए, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन यानी ख़त्म डैश ईस्वी को हुआ। कब हुआ दास प्रथा की समाप्ति? 1848 में। और 10 नंबर में देखिए क्या है, फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन डैश ईस्वी को मिला। कब मिला? तो वो 1946 को मिला। तो ये आपका पूरा हुआ, पूरा देख। तो ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें समाप्त हुआ। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला सवाल देखिए क्या है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे?
जब हम क्रांति की बात करें तो ये कई पहलुओं में हम कारण देखते हैं। देखिए, राजनीतिक कारण, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक का असंतोष, बौद्धिक कारण। तो हमें बताना है राजनीतिक कारण, तो हम इसमें से 2 लिखेंगे क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है निरंकुश राजशाही और दूसरा है राज दरबार की विलासिता। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित हैं। पहला, निरंकुश राजशाही। ठीक है, यूरोप के अन्य देशों के समान फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र था, राजा महाराजा का शासन था। ठीक है, वो यानी वो जनता के अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, और सारी शक्तियाँ जो थी वो राजा के पास केंद्रित थी और उसे वो क्या कर रहा था, तानाशाही था और जनता को शोषण कर रहा था और वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ठीक है, तो ये सब लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। निरंकुश राजशाही हो गया पहला। अब इसके बाद हमें लिखना है, दूसरे में आप लिख लीजिए ये सैनिक भ्रष्टाचार। तो जब निरंकुश राजशाही होगी तो उसका प्रशासन भी क्या होगा, वो भी तो भ्रष्ट होगा। तो राजा के सलाहकार से लेकर सेवक अधिकारी सब भ्रष्ट थे। ठीक है, उसका एकमात्र उद्देश्य था राजा की चाटुकारिता कर अपना उल्लू सीधा करना और जनता को शोषण करना। ठीक है, तो ये 2 आपको कारण लिख ले रहे हैं राजनीतिक में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद देखिए अगला क्या है, फ्रांस की क्रांति की सामाजिक कारण क्या है। तो देखिए इन चारों सवाल में फ्रांस की क्रांति के ही बताना है, लेकिन इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे सामाजिक कारण क्या थे। तो फिर वैसे ही आपको लिखना है, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं। पहला आपको लिखना है, देखिए आपको थोड़े से ये लाइन लिख लेना है, फ्रांस का समाज जो है वर्ग विभाजित था, यानी वो प्रत्येक वर्ग की स्थिति दूसरे स्थिति से भिन्न थी। समाज 3 वर्गों अर्थात स्टेट में विभक्त था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सर्वसाधारण वर्ग, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग आते थे, इनकी संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये भी लोग क्या हो गए, उग्र हो गए और इनका भी शोषण हो रहा था। ये पूरा हो गया। इसके बाद तीसरे में हमें लिखना है आर्थिक कारण। फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण की जब हम बात करें तो हम पाएंगे कि फ्रांस की जो व्यवस्था थी अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, आपको ये पूरा लिखना है। आर्थिक कारण निम्नलिखित है। पहला, अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। दोषपूर्ण कर व्यवस्था। ठीक है, और बस यही आपको 2 लिख लेना है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 4 नंबर में फ्रांस के क्रांति की बौद्धिक कारण अब हमें बताना है। तो ये रहा बौद्धिक कारण। आपको लिखना है फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस में अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए। ठीक है, इन लोगों ने तत्कालिक व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए इन व्यक्ति है मॉन्टेक्यू, इन्होंने क्या किया, जो कार्य किए आपको यहाँ तक कर लेना है। और इसके बाद थोड़े से आपको वैंटियर के बारे में बताना है, तो इनका भी थोड़े से आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, बस हो गया इसका बौद्धिक कारण में। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हुए 5वां सवाल देखते हैं। लेटर्स डी कैसेट से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम इस ऐसे करेंगे। देखिए, राजा या उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। ठीक है, जिसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था और जिसी को यानी इस पूरी व्यवस्था को, इस कानून को लेटर्स दी कैसेट कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1776 में हुआ और फ्रांस की क्रांति 1779 में हुआ। ठीक है, तो पहले प्रारंभ हुआ अमेरिकी की स्वतंत्रता संग्राम, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस की क्रांति पर वो बताना है। तो आपका आंसर यहाँ से करना है। देखिए सन 1776 में शुरू अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम सन 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उनके उपनिवेशकों संविधानता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर और स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना की। ये पहला हो गया प्रभाव, मार्ग का प्रशस्त किया, क्योंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। तो जब युद्ध हो रहा था, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, तो उस समय फ्रांस किसकी सहायता की, अमेरिका की सहायता की इंग्लैंड के खिलाफ। अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। तो यही हुआ कि अमेरिका जब स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी लहर कहाँ आई, फ्रांस में आई। ठीक है, और इन सैनिकों ने भी फ्रांस की जनता के साथ सहयोग दिया। ये आपको आंसर में कर लेना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक।
आगे बढ़ते हुए देखिए 7वां सवाल क्या है, मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए राष्ट्रीय सभा की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 27 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा। इसमें क्या हुआ, समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा तथा अत्याचारों से मुक्ति के अधिकार को, ठीक है, नैसर्गिक एवं आहरणीय माना गया, यानी जरूरी माना गया। ठीक है, घोषणा के अनुसार मनुष्य इन्हें जन्म से पाता है, यानी ये उनको चाहिए। ठीक है, ये इनका मौलिक अधिकार हो गया, इन्हें समाप्ति नहीं किया जा सकता और इन अधिकारों की सुरक्षा राज्य का दायित्व है, उस देश का दायित्व है। ठीक है, तो यही है मानव एवं नागरिकों की अधिकार की घोषणा। ये सारी बातें नागरिकों को मिलनी चाहिए जन्म से ही। तो यहाँ से आपको यहाँ तक कर लेना है। आगे बढ़ते हुए देखिए 8वां सवाल, फ्रांस की क्रांति जब हुई तो इंग्लैंड पर उसका क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, फ्रांस की क्रांति के अन्य देशों पर प्रभाव हमें किसका बताना है, इंग्लैंड का बताना है। तो आपको ऐसे लिखना है, इंग्लैंड पर प्रभाव, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर प्रभाव लिख के डैश देना है। फ्रांसीसी क्रांति ने प्रेरणा लेकर इंग्लैंड में क्या हुआ, 1832 में रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ और उसने इंग्लैंड में संसदीय सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया, यानी आगे बढ़ाया। 1789 की क्रांति के परिणाम स्वरूप, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का भी विकास हुआ, यानी गति मिली। ठीक है, तो यही प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, फ्रांस की क्रांति के बाद इटली में क्या प्रभाव पड़ा। अभी हमने इंग्लैंड को देखा, इसके बाद इटली में क्या प्रभाव पड़ा क्रांति से वो बताना है। तो फिर हम वैसे ही लिखेंगे, इटली पर प्रभाव, फ्रांस की क्रांति का इटली पर प्रभाव। नेपोलियन ने यूरोपियन राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फलतः इटली के भावी एकीकरण की नींव पड़ी, यानी एक इटली के एकीकरण में फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा, यही प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। तो फिर हम लिखेंगे फ्रांस की क्रांति पर जर्मनी का प्रभाव। जर्मनी में भी यही हुआ। जर्मनी में 300 राज्यों को नेपोलियन ने 39 राज्यों में संयुक्त कर राइन राजसंघ का गठन किया, यानी उसका एकीकरण किया, जर्मनी का एकीकरण भी हुआ। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ और इस तरीके से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी संख्या 10 है। पहला, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे वो हमें बताना है। देखिए फ्रांस की क्रांति के जब हम कारण की बात करते हैं तो कई कारण हो जाएंगे, जिनमें देखिए राजनीतिक कारण, इनमें कितने हैं, इनमें 7 हो गए। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिकों का असंतोष और बौद्धिक कारण। तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, हमें लिखना है यानी प्रत्येक खंड का एक हमें लिख लेना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सामाजिक में भी एक हम लोग लिख लेंगे, आर्थिक में भी एक लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है, फ्रांस के क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। और सबसे पहले आपको लिखना है राजनीतिक कारण, ये लिख के आपको ये डैश लिखना है निरंकुश राजशाही। तो उस समय क्या हुआ, उस समय फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। ठीक है, राजा महाराजा का शासन था। ठीक है, और सारी शक्तियाँ राजा के पास होती थीं और वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और जनता इससे क्या थी, असंतुष्ट थी, वो जनता का शोषण किया करता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जनता में क्या हुआ, आक्रोश बढ़ा। ठीक है, और वो इस राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे। तो ये हो गया पहला कारण। ठीक है, निरंकुश राजशाही। अब इसके बाद आपको लिखना है दूसरे में सामाजिक कारण। ठीक है, तो सामाजिक कारण में आपको थोड़ी सी ये लाइन लिख लेना है, फ्रांस का समाज वर्ग जो विभाजन था। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग की स्थिति दूसरे वर्ग से भिन्न थी। समाज 3 वर्गों में यानी स्टेट में विभक्त था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है मध्यम वर्ग। ठीक है, तीसरे स्टेट में मध्यम वर्ग का वजुआ वर्ग भी आता है और इनमें ये सारे लोग शामिल थे। ठीक है, अतः ये वर्ग जन्मजात विषय अधिकारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और समानता की मांग की। मध्यम वर्ग के लोगों ने राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह की वातावरण तैयार किया। तो ये दूसरा कारण आपका हो गया सामाजिक में मध्यम वर्ग का। ठीक है, फिर आपको लिखना है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में कम से कम आपको 2 लिख लेने हैं, काफ़ी छोटे हैं, पहला और दूसरा। आर्थिक कारण हो गया। अब इसके बाद आपको एक आखिरी लिख लेना है, सैनिकों में असंतोष की भावना।
प्रज्वलित थी। इसके कारण जो फ्रांस की क्रांति हुई ये पूर्णतः हो चुकी थी। तो और तीसरा कारण में आपको लिखना है सैनिकों का असंतोष। सैनिकों में क्या था? असंतोष की भावना थी, वे असंतुष्ट से वर्तमान जो प्रशासन व्यवस्था थी राजतंत्र की। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना है और इस तरीके से आपका ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम दूसरा सवाल देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें। क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम हुए, वो हमें बताना है फ्रांस की क्रांति होने के बाद। देखिए इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। फ्रांस की क्रांति के परिणाम। फ्रांस की क्रांति एक युगांतर घटना थी और इसने पुरातन व्यवस्था को नष्ट कर नए युग का आगमन का मार्ग प्रशस्त कर दिया और फ्रांस की क्रांति के परिणाम निम्नलिखित थे। ठीक है, ये बातें लिखनी है, यानी यहाँ से फिर थोड़े से ये पहला है सामंती व्यवस्था, ये समाप्ति हुई, राजतंत्र की समाप्ति हुई जो राजा महाराजा का शासन व्यवस्था थी, प्रशासन एकरूपता हो गई और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। ठीक है, और राष्ट्रीयता का भावना का उदय हुआ। कम से कम 4 या 5 आपको ये पॉइंट पूरे लिख लेने हैं। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए क्या है। फ्रांस की क्रांति एक मध्य वर्गीय क्रांति थी। कैसे? जी बिल्कुल मध्य वर्गीय क्रांति थी। तो देखिए आपको कैसे लिखना है इसका आंसर, हम यहाँ से करेंगे। फ्रांस की क्रांति को मध्य वर्गीय यानी वजुआ वर्ग की, मध्य वर्गीयों को वजुआ वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के पूर्व, पहले, क्रांति के दौरान और क्रांति के बाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और क्रांति के अधिकांश नेता और दार्शनिक जो थे इसी वर्ग से आते थे और थोड़े समय के लिए कन्वेंशन के समय जैकोबी दल इसे सर्वहारा वर्ग लोग थे, जिनमें सर्वहारा वर्ग के लोग थे, वे सत्ता में आई। ठीक है, तो ये पूरा लिखते हुए आप पाएंगे। तो अतः कहा जा सकता है 1789 में जो क्रांति हुई फ्रांस की क्रांति, ये मध्यवर्गीय क्रांति थी। ठीक है, ये पूरे आंकड़े आपको लिख लेने हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए देखिए अगला सवाल चौथा क्या है। फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिकों का क्या योगदान था? जैसे रूसो हो गए। ठीक है, ये सारी क्या है? दार्शनिक है। आंसर हम कैसे लिखेंगे? फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक विचारक और लेखक हुए और इनका महत्वपूर्ण योगदान था, ये बातें लिखनी है। और जिनमें से माल्टेक्यू, वाल्टेर और रूसो नामक ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इनके बारे में आपको थोड़े से लिख लेने हैं। ठीक है, माल्टेक्यू के बारे में, फिर वाल्टेर के बारे में, फिर रूसो के बारे में। ठीक है, ये आपका आंसर पूरा हुआ। आगे बढ़ते हुए देखिए अगला सवाल पांचवा। फ्रांस की क्रांति के दिनों का उल्लेख करें, यानी इसके क्या परिणाम निकले वो बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित दिन थे। पहला, जनतंत्र की स्थापना हुई। ठीक, इसके बारे में लिखना है। और दूसरा, व्यक्ति की महत्ता बढ़ी और समाजवाद का प्रारंभ हुआ। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई। दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, खत्म हुआ। सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व बढ़ा। ठीक है, बस यहाँ तक आपको लिख लेना है, ये पूरे आपको लिखने हैं। 6 नंबर सवाल देखिए। फ्रांस की क्रांति ने यूरोपियन देशों को किस तरह प्रभावित किया? तो देखिए जब यूरोपियन देशों की बात हो रही है तो हम ये सारे देशों के बारे में लिखेंगे। कैसे प्रभावित किया हमें यहाँ से करना है। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं था बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़े से आपको लिख लेने हैं। इंग्लैंड पर, जर्मनी पर, पोलैंड पर और यानी इटली पर कौन कौन से प्रभाव पड़े थोड़े से आपको लिख लेने हैं। 7वां सवाल देखिए। फ्रांस की क्रांति एक युगांतरकारी घटना थी, इस कथन की पुष्टि करना है हमें। तो देखिए इसका आंसर पहले पृष्ठ पर दिया गया है। सन 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई यूरोप के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। ठीक है, कैसे घटना थी उसके सारे प्रमाण यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे आपको लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है। तो इसका आंसर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 8वां सवाल क्या है। फ्रांस की क्रांति के लिए लुई 16वां किस तरह उत्तरदायी था, यानी ये कैसे कारण बना फ्रांस की क्रांति होने में। ठीक है, तो देखिए ये रहा लुई 16वां। आपको यहाँ से करना है लुई 16वां का अयोग्यता। ये काफ़ी अयोग्य था, इसमें कोई गुण नहीं थे। ठीक है, काफ़ी इसमें कमियाँ थी। फ्रांस के विषम परिस्थितियों होते हुए भी संभवतः क्रांति नहीं होती। ठीक है, अगर शासक की बागडोर एक योग्य राजा के हाथों में होती, इसका मतलब ये अयोग्य था और क्रांति के होने में इसकी अयोग्यता ने काफ़ी मदद की और इसी की वजह से ही क्रांति हुई। ठीक है,
दुर्भाग्यवश क्रांति आरंभ होने के समय फ्रांस की गद्दी पर लुई सोलहवां जैसा अविवेकशील और अयोग्य शासक था। मात्र 20 वर्ष की आयु में, ठीक है, 1774 में वो गद्दी पर बैठा और बैठने पर क्या किया, अतः उसने प्रशासनिक अनुभव नहीं था और दृढ़ इच्छा शक्ति के भी अभाव था। वो प्रशासन चलाने में असमर्थ था और सारा समय भोग विलास में व्यतीत होता था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि राज्य में दिवालियापन बढ़ा, ठीक है, और जो प्रशासन व्यवस्था थी वो काफ़ी ख़राब हो गई। और 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक आरंभ हुई और इसके साथ ही फ्रांस में क्रांति का आरंभ हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं लुई सोलहवां की वजह से ही फ्रांस में क्रांति ज़्यादा उत्तरदायी हुई। समझ में आ गया? तो आपको यहाँ तक कर लेना है और फिर यहाँ से ये लाइन आपको लास्ट में लिख लेना है। तो इसका आंसर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए 9 नंबर देखेंगे और 10 नंबर, ठीक है, और इन दोनों का आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वहीं से आपको इसका आंसर कर लेने हैं। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।